नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स है वो गवर्नमेंट की सारी जो लीडिंग वेबसाइट्स है और सारे जो लीडिंग न्यूज़पेपर है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएसई और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से ये सीरीज बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी आपके लिए। तो आप इस सीरीज को सतत रूप से देखें, रोज देखें, लगातार देखें, रिवीजन करते हुए देखें, रेपिटेटिव मोड में देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल में उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही जो इंस्टा का पेज है हमारा वो भी आप फॉलो कर ले। तो देखेंगे कि किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले डुअल टाइम जोन्स इन इंडिया है, तो ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ये आपका जीएस पेपर 1 में रख सकते हैं। काफी समय से आप देखेंगे कि हमारे यहाँ दो जो है आपके दोहरे समय क्षेत्र की मांग हो रही है। सीधी बात है कि अगर आप देखेंगे तो 1 घंटे में आप देखिए 24 आवर्स में पृथ्वी का जो आपका क्या है, जो आपका घूर्णन है या जो समय काल है वो जो परिक्रमा करती है आपकी, है ना। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना घूर्णन और परिक्रमण को लेके, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर 24 घंटे में कितना 360 डिग्री वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ये कितना हो गया, 1 घंटे में लगभग 15 डिग्री हो जाता है। अब आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, भारत में नॉर्थ ईस्ट में देखिए और आपका वेस्ट वाला पार्ट देखिए, ठीक है। तो अगर ये देखेंगे आप तो इन दोनों में काफी समय का अंतर दिखाई देता है। तो अंतर होता है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की प्रॉब्लम, ऑफिस को ऑपरेट करने की प्रॉब्लम, मतलब अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी में वहां पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो इसको लेके काफी समय से जो है दोहरे समय क्षेत्र की मांग हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है 82 डिग्री 82.5 जो है वो हमारे यहाँ लिया गया है। क्या जो हमारे यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको हम बोलते हैं, है ना, 82 डिग्री जो है 82.5 जो है आपका देशांतर पे। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 डिग्री में कितना 15, तो 15 इंटू 5 मतलब 15 इंटू 5 75 और हाफ कर देंगे तो 7.5 हो जाएगा। मतलब जो ग्रीनविच टाइम है जो लंदन से निकल रही वहां से जो हमारी जो आपकी मतलब स्टैंडर्ड जो हमारा टाइम लाइन है वो आपका 5.5 घंटे आगे है। क्यों? क्योंकि गोलार्ध में देखेंगे तो हम ईस्टर्न साइड में, तो इधर जो है समय ऐड होता है। ये सब आप लोगों ने देखा होगा। तो इसको देखेंगे हम लोग। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डेटा आया है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग, सेकंड पेपर का पार्ट है। इसके बाद बिम्स्टेक के बारे में चर्चा है, काफी पुराना टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है ना। तो इसको भी देखेंगे, आईआर का पार्ट है। इसके बाद कोरल रीफ्स को अभी हमने कवर किया था कि ऑस्ट्रेलियन जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है उसमें काफी ज्यादा जो है प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग की समस्या देखी जा रही है। तो वो सीधा सीधा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, तो इसके बारे में देखेंगे हम लोग और इसको हमने कवर भी किया था। पेपर 1 का पार्ट है और पेपर 3 में भी रख सकते हैं क्योंकि एनवायरमेंट का भी पार्ट है, ठीक है ना। क्योंकि इसकी जो आपकी बायोडायवर्सिटी प्रोडक्टिविटी वो बहुत ज्यादा होती है और इसके रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है ओशियन का, ठीक है ना। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कितना आवश्यक है, सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। उसके बाद सागर परिक्रमा है, जो ये आप रख सकते हैं इसको भी 3rd पेपर में। देखिएगा कि जो आपके कोस्टल रीजन है ना, तो वहां पर जो स्टेक होल्डर्स है जैसे मछुआरे हैं, फिशरमैन है आपके, उनसे रिलेटेड जो आपके समुदाय है जो आपके किससे जल संसाधन पर जो निर्भर है अपनी आजीविका के लिए, तो उनके लिए ये आपकी इस तरीके की इनिशिएटिव जो है इस तरीके के लाए गए हैं ताकि उनके बीच में अवेयरनेस फैलाई जा सके और उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सके, उनको जो है ज्यादा अच्छे से इनकम प्रोवाइड किया जा सके। मतलब वो अल्टीमेटली वैसे ही समझिए जैसे कृषक की बात करते हैं, तो ये भी प्राइमरी सेक्टर में, तो ये भी जो है उसी तरीके का इनिशिएटिव 3rd पेपर में रख सकते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक को देखेंगे हम लोग डिटेल में। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा डुअल टाइम जोन का, तो सीधी बात है कि हमारे यहाँ काफी बार इसमें बताया जा रहा है कि 16 बार जो है भारत ने प्रपोज किया है बोथ हाउसेज में कि 2 टाइम जोन बनाए जाए, ठीक है ना।
तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो सीधी बात है, अर्थ का जो स्पिनिंग है, जो स्पिन करती है अर्थ 360 डिग्री करती है 24 घंटे में। तो 1 घंटे का मतलब क्या हो गया, 15 डिग्री। ये लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे हैं, देशांतर से टाइम डिसाइड होता है, लॉन्गिट्यूड से होता है, लैटिट्यूड से नहीं होता है, ये याद रखिएगा। तो ये जो है आपका टाइम सेपरेशन होता है, यहां पर 1 डिग्री 4 मिनट का वो जो है रिप्रेजेंटेशन करती है ना, ठीक है। 15 डिग्री की बात कर रहे हैं, 1 घंटे के समय का पृथक्करण का वो क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा समझिए। अब यहां पर अगर देखें हम कि जो जीरो लाइन है वो कहां से निकलती है, जैसे हमने बोला कि हमारे यहां से 82.5 डिग्री जा रही है, 82.5 जा रही है, तो 0 डिग्री कहां से जा रही है, तो लंदन के पास में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच, इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन भी बोला जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसको यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम बोला जाता है, ठीक। इसको मेंटेन कौन करता है, तो ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन फ्रांस जो है वो इसको मेंटेन करता है। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी हमने बना रखा है, तो उसको मेंटेन करता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी, ठीक है। अब आईएसटी जो है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये लॉन्गिट्यूड पे देखें तो 82.5 डिग्री है, ठीक है ना। ये आपके ईस्टर्न साइड में है, आप ग्लोब में देखेंगे तो लंदन से ये ईस्टर्न साइड में पड़ेगा ग्रीनविच से, तो ये आगे कितना है, तो 82.5 डिग्री मतलब 5.5 घंटे आगे है, ठीक है ना। तो जब वहां 12 बज रहा होगा दोपहर का, तब हमारे यहाँ शाम का 5:30 बज रहा होगा, ऐसा समझिएगा। अब यहां पर देखिए कि बात की जा रही है कि सबसे ज्यादा अगर टाइम जोन की बात करें तो रशिया वगैरह बहुत ज्यादा क्षेत्रफल है, तो रशिया फॉलो करता है 11 टाइम जोन, जबकि भारत में केवल 1 है। अब डिमांड क्यों की जा रही है इसकी, तो सीधी बात है कि भारत जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन हमारे यहाँ मल्टीपल टाइम जोन्स नहीं है। ये तर्क हो गया, किस बिहाफ में बता रहे हैं हम कि क्यों डिमांड की जा रही है। उसके बाद भारत का एक्सटेंशन देखेंगे देशांतर के संदर्भ में, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट से, ठीक है। ईस्टर्न साइड में अरुणाचल है और वेस्टर्न साइड में आप देखेंगे तो जो गुजरात है, आपका गुजरात वाला एरिया लेते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर जो अगर आपका सेपरेशन देखेंगे और इसका विस्तार देखेंगे तो लगभग जो है आपका 30 डिग्री 29 डिग्री लेके चलते हैं हम इसको, तो लगभग 15 दूनी 30 होता है ना, 15 इंटू 2 30, तो 2 घंटे का फर्क पड़ता है यहाँ पर जोग्राफिकल लोकेशन के आधार पर। तो इसके द्वारा जो है जो ऑपरेशन के काम है, जो ऑफिस का संचालन वगैरह करते हैं उसमें समस्या होती, काफी सारी चीजों में समस्याएं हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके के जो हर्डल्स है उनको जो है वहां पर रिजॉल्व करने के लिए इस तरीके की मांग की जा रही है, ठीक है ना। और कई बार जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये लगातार इस तरीके की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो रूटीन वर्क शेड्यूल है उसको मैनेज करने में उनको डिफिकल्टी आ रही है। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर सनराइज देखा जाए तो और सनसेट देखा जाए तो काफी पहले हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ईस्टर्न साइड में। अब ऐसा समझिएगा कि वहां पर जो है ऑफिशियल वर्किंग टाइम भी उनको फिर कम मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो प्रैक्टिकली देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है ना, और एनर्जी कंजम्पशन पर भी पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है पीपल्स की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो है बात किया जा रहा है कि सिंक्रोनाइज किया जाए टाइम जोन को, ठीक है ना। यहाँ पर ये बोला जा रहा है, नॉर्मल सी चीज है। अब ये बेनिफिट बताया जा रहा है कि दोहरे जो आपका समय जोन है उसके द्वारा जो है क्या लाभ होगा। तो सीधी बात है, पहली बात तो ये कि ग्रेटर एफिशिएंसी आएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, फिर एनर्जी कंजम्पशन में रिडक्शन आएगा। जो समस्याएं बताई हमने वही बता देंगे कि ये सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि यहां पर जो सेविंग बताया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी की पर ईयर के हिसाब से, तो 5 बिलियन यूनिट्स है, तो एनर्जी कंजर्वेशन भी हो रहा है एक तरीके से, है ना। तो जो ऊर्जा का हम उपयोग कर रहे हैं वो तार्किक आधार पर करेंगे, उसकी बचत कर पाएंगे, तो कहीं और जो है उसका उपभोग कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। और जब हमारा एनर्जी का कंजम्पशन कम होगा तो जो कार्बन फुटप्रिंट है हमारा वो भी कम हो जाएगा। तो जो हमारे पेरिस क्लाइमेट जो हमारी डील है उसके अंतर्गत जो आईएनडीसी के लक्ष्य है भारत के, उसको भी प्राप्त करने में भारत को आसानी होगी। इश्यूज क्या है यहाँ पर, तो इश्यूज तो पहली बात यह है कि भारत की जो एकता और अखंडता है उसमें बाधा जो है अवरोध आ सकता है। वहां पर जो अलगाववाद की भावना को और जो है बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि वैसे भी देख रहे हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की समस्या हमेशा देखी जाती है। फिर इसके बाद बोला जाता है कि यहाँ पर मिसमैच जो है आपका, जो आपके सरकारी संस्थान है, बैंक है, स्कूल है, तो उनके काम के घंटों में भी अंतर है। ये मुद्दे बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का मुद्दा है कि भैया काम के घंटों में ही अंतर है वहां पर, तो इस तरीके की समस्याएं देखी जा रही है। फिर जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे एयरलाइंस है, रेलवे, टेलीविजन, आपका टेलीफोन सर्विसेज है, रेडियो है, तो इसमें भी जो आपके कार्य हुए हैं या हो रहे हैं जो कार्य है ना, इनके संदर्भ में वहां पर भी जो है कठिनाइयां देखी जा रही, कठिनाइयां होती हैं इसके द्वारा। अब रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है, ट्रेनों के क्रॉसिंग समय में अंतराल हो जाएगा तो उससे भी समस्या हो रही है, ठीक है ना। तो रेलवे सिग्नल अभी तक जो है ऑटोमेटेड नहीं हुआ है पूरी तरीके से मैं बात कर रहा हूं कि फुल्ली जो है ऑटोमेशन पे वो नहीं है, तो वहां पर भ्रम हो जाएगा समय के कारण, है ना, कि कहां से कौन सी जो ट्रेन है वो उसको क्रॉस होना है, तो उससे क्या होगा, एक्सीडेंट वगैरह में वृद्धि हो सकती है और वृद्धि होती है। ये मुद्दे बता रहे हैं हम लोग। फिर हमारे यहाँ पहले से ही जो है धर्म, जाति, नस्ल, भाषा के आधार पर कई सारे जो है वो क्या है
विभाजन है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ क्या है, विविधतापूर्ण देश है, तो अगर डुअल टाइम जोन को हम फॉलो करेंगे तो ये समय क्षेत्र के आधार पर भी यहाँ पर जो है विभाजन हो जाएगा। और जो पूर्वोत्तर के लोग हैं वो वैसे भी अपने आप को अलग मानने लगेंगे और वैसे भी वहां पर उस तरीके की भावनाएं हैं जिसको अब सरकार एड्रेस कर रही है। तो अलगाववादी मांगों को ये आगे बढ़ा सकता है इस तरीके का इनिशिएटिव। सॉरी। अब यहां पर जो है आगे का रास्ता देखेंगे हम लोग, तो सीधी बात है कि यहां पर एक अच्छा सजेशन आप दे सकते हैं कि परमानेंट शिफ्ट कर दें अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को 1 घंटे, है ना, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है जो आपका डुअल टाइम जोन है उससे। यहां पर मैप के द्वारा बताया जा रहा है तो आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो बोला जा रहा है कि भैया हमारे राज्य मंत्री ने जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के हैं रामेश्वर तेली जी ने, उन्होंने राज्यसभा में बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी है। नॉर्मल सी चीज है, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर महंगाई भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो इस संदर्भ में बताया जा रहा है कि भाई सरकार बहुत काम कर रही है। तो एक जैसे का आपका स्कीम है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है आपका, वो की चैनल है किस लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, है ना। इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स को चलाया जा रहा है। तो जब तक रोजगार सृजन नहीं होगा, लोगों के पास आय नहीं होगी, तो वो व्यय नहीं करेंगे। जब आय नहीं होगी और व्यय नहीं करेंगे तो जो डिमांड सप्लाई का पूरा जोन है इकोनॉमिक्स का, वो वहां पर कहीं ना कहीं क्या होगा, बाधित होगा। इससे पूरी अर्थव्यवस्था में ऋणात्मक प्रभाव जाएगा और आर्थिक वृद्धि और आर्थिक समृद्धि दोनों पर ऋणात्मक प्रभाव जाएगा। ये नॉर्मल सी चीज है और इससे गरीबी वगैरह कम होगी, वो तो इसके डोमिनो इफेक्ट है। अब इंपॉर्टेंट सेक्टर की बात करें, यहां पर कुछ डेटा बताया जा रहा है जो हम रोज डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें लगभग प्राइमरी सेक्टर की तो लगभग 50% पॉपुलेशन हमारी यहां पर इंडल्ज है, लेकिन वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 15% करती है। इसका मतलब क्या, यहां पर विषमता विद्यमान है। इसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसमें 12% पॉपुलेशन जो है इंडल्ज है, लेकिन ये भी कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में लगभग 15%। सर्विस सेक्टर की बात करें तो यहां पर 25% जो है ये कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में, ठीक है, जीडीपी में। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कंपैरेटिव जो लोग इसमें सम्मिलित हैं वो काफी कम है, ठीक है ना। तो सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान है, ठीक। हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत यही बताया जाता है कि हम डायरेक्टली जो है हमने प्राइमरी सेक्टर से सर्विस सेक्टर में स्विच कर दिया एलपीजी के बाद, तो बीच वाला क्षेत्र हमारा बच गया है। इसीलिए हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, स्वदेशी को जो है अपनाने की बात करते हैं, है ना। ये सब चीजें जो है हम इसीलिए बात करते हैं। तो जो भारत सरकार ने यहाँ पर कई तरीके के इनिशिएटिव्स लिए हैं रोजगार सृजन के लिए, रोजगार क्षमता में सुधार के लिए, है ना, तो उसके लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए, उसके बारे में हम यहां पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला आत्मनिर्भर भारत पैकेज है। तो कोविड-19 के जो आपके प्रतिकूल प्रभाव थे उनको कम करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत जो रोजगार अवसर जो है, रोजगार के अवसर उनके सृजन के लिए सरकार ने 27 लाख करोड़ से भी अधिक का जो है वहां पर क्या दिया, स्टिमुलस जो है पैकेज दिया, या फिस्कल स्टिमुलस जो है आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गया एक तरीके का। ये क्यों, ताकि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सके। इसके बाद जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है इसको भी 2020 में लॉन्च किया गया था। आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंतर्गत इसका एम ये है कि जो भी आपके एम्प्लॉयर्स हैं उनको न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाए, उनको मोटिवेशन दिया जाए और उनको उसके साथ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी दिया जाए, ठीक है ना, ताकि जो लोग यहां पर रोजगार से क्या हो गए थे, हट गए थे, जिनको रोजगार का हानि हो गई थी किसके कारण, पैंडेमिक के कारण, तो उनको जो है वहां पर वापस से रोजगार दिया जा सके। तो भैया जो इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं, जो फर्म चलाने वाले लोग हैं, उनको इंसेंटिवाइज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। तो इसमें कोलैटरल फ्री आपका 10 लाख रुपए तक का क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है एमएसएमई सेक्टर में, इंटरप्राइजेस को, जो आपके एंटरप्रेन्योर है उनको बिजनेस सेटअप के लिए, है ना, और इंडिविजुअल को भी दिया जाता है ताकि वो अपना बिजनेस वगैरह जो है, इंडस्ट्री वगैरह जो है सेटअप कर सके, बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज को जो है मूर्त रूप प्रदान कर सके। इसके बाद गरीब कल्याण रोजगार योजना है। तो इसमें गवर्नमेंट ने 2020 में लॉन्च किया इसको, 125 दिन का जो है आपका वहां पर रोजगार की बात की गई है, ताकि जो आपके प्रवासी श्रमिक हैं, है ना, और जो भी आपके कोविड के कारण जिनके रोजगार पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है, तो उनको वापस से रोजगार प्रदान किया जा सके, आजीविका के अवसर जो है उनके संदर्भ में बढ़ाया जा सके। कहां पर, रूरल एरियाज की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, ग्रामीण क्षेत्र की बात है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है, इसमें बताया जा रहा है कि कौन कौन सी जो परियोजनाओं के माध्यम से जो है इंसेंटिवाइज कर रही है गवर्नमेंट। तो प्रधानमंत्री जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का, मनरेगा है आपका, जो आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमने डिस्कस भी किया है इसको। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ ग्रामीण कौशल योजना है आपका ना, कौशल्य लिखा है यहाँ पर, कौशल योजना, तो ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय की है। इसके बाद दीनदयाल अंत्योदय योजना है, ये नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, बिल्कुल
को कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद और भी जो आपकी योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से नौकरी और एंटरप्रेन्योरशिप को जो है आगे की ओर ले जा रही हैं। वहां पर आपकी कार्यरत है, जैसे प्रधानमंत्री गति शक्ति है ना, वो उत्पादन से जुड़ी भी प्रोत्साहन योजनाएं हैं, बहुत सारी और भी योजनाएं हैं। तो कुछ योजनाएं ही लिखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि 10 और 12 और 15 नंबर यही आपका स्ट्रक्चर है पूरे आंसर राइटिंग का, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो और चाहे वो आपका यूपीएससी हो। कहीं पर 20 नंबर का भी पूछा जा सकता है, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ फैक्ट्स होते हैं हमारे पास, तो आपने तर्क में लिख दिया, उसके विरोध में कुछ पॉइंट लिख दिए, उसके बाद उसको बैलेंस करके एक प्रैग्मेटिक जो है वे फॉरवर्ड दे दिया, दैट्स इट। इसके बाद बिम्स्टेक की चर्चा करेंगे। तो जो ये आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन पे बेस्ड है आपका, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के सामने आने वाली जो विशिष्ट चुनौतियां, उससे निपटने के लिए जो है वो बिम्स्टेक को बनाया गया था, और उसी के लिए अब एक रूट मैप की आवश्यकता है, ऐसा बोला जा रहा है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वर्चुअल समिट हुई 5th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, तो उसमें उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया है वर्चुअल ऑनलाइन माध्यम से। तो इसमें कौन कौन से मेंबर जो है आपके कंट्रीज है, ये देखने की आवश्यकता है। तो एक तो ये आपका इंटर गवर्नमेंटल मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 7 साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है वो शामिल है, जिसमें बांग्लादेश है, भूटान है ना, बीबीआईएन भी आपने सुना होगा, वो तो चारों कंट्रीज है ही है, मतलब इंडिया है, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। आपको ये याद रखिएगा। इसको जो इसकी स्थापना की गई थी 1997 जून में। इसका जो परमानेंट सेक्रेटरीट है ढाका बांग्लादेश में है, और इसका जो चेयरमैनशिप है वो शिफ्ट होती रहती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो सीधी बात है कि बंगाल की जो खाड़ी क्षेत्र है उसमें आर्थिक विकास करना और सामाजिक विकास भी करना, उसकी प्रगति में तीव्रता लाना है। इसके बाद आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में जो सामान्य हित है उनके संदर्भ में सबको एक दूसरे का सहयोग करना है, और म्यूचुअल जो है आपका कॉपरेशन को बढ़ाना है, परस्पर जो है समन्वय को वहां पर बढ़ावा देना है। उसके बाद इस क्षेत्र में पीस और स्टेबिलिटी को भी बनाए रखना है, और जो भी आपकी नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड समस्याएं, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद है, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध है, तो इनसे मिलजुल कर वहां पर इन चुनौतियों का भी सामना करना है जो मेंबर कंट्रीज है यहाँ पर। इसके बाद सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है, तो सीधी बात है, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है भारत को ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक। इसके बाद जो ट्रेड और कनेक्टिविटी है बिम्स्टेक ग्रुपिंग के साथ, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है हमारा वो डेवलप होगा, तो वहां पर जो आपकी आंतरिक सुरक्षा के जो मुद्दे हैं उसको भी हम वहां पर क्या कर पाएंगे, एड्रेस कर पाएंगे। क्योंकि जो आदमी नौकरी करता है सुबह से शाम तक, उसके पास ये टाइम नहीं कि वो जाके जो है वहां पर दंगा फसाद करे, ठीक है ना, वो वहां पर बिजी होता है। इसलिए बोलते हैं खाली दिमाग शैतान के घर। अगर आपकी मतलब जो लाइफ है उसमें अगर प्रोडक्टिव कोई भी आपका एम है, कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है सिविल सर्वेंट बनने का, बहुत सारे और भी आपके जीवन में जो है प्रोडक्टिव जो है एम होते हैं। तो अगर आप किसी एम में लगे हुए है ना, जो उत्पादक लक्ष्य उस ओर अग्रसर है, तो आप डिस्ट्रक्टिव चीजों में इंडल्ज नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा तर्क है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, सी रूट का, उसके बाद जो आपका फिशरीज है, टूरिज्म है, नेचुरल गैस है, तो इन क्षेत्र में भी एक दूसरे का सहयोग करना है ना, इन देशों को। इसके बाद कोऑर्डिनेशन जो है बिम्स्टेक कंट्रीज का, उसके द्वारा जो है भारत में जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की समस्या है उसको और इफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में हम जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इंडिया यूज कर सकता है बिम्स्टेक को एज अ प्लेटफॉर्म काउंटर करने के लिए जो आपकी चाइना की असर्टिव पॉलिसी है बे ऑफ बंगाल रीजन में। अब इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है, तो ओवर फिशिंग। जैसे ओवर फिशिंग होती है तो इससे कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा किसी भी चीज का अगर हम दोहन करते हैं तो वहां पर प्रदूषण होता है। तो यहां पर ओवर फिशिंग करेंगे तो नेचुरल प्रोटेक्शन जो है आपका अगेंस्ट फ्लड्स हो गया, जैसे कि मैंग्रोव्स है उसका क्षय होगा, कोस्टल इरोजन होगा, है ना, पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो वहां पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा एनवायरमेंट में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ से भी कोस्टल एरियाज और जो आपके वहां का बायोडायवर्सिटी उस पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये सब मुद्दे हैं वहां पर कि इन सब के कारण वहां पर जो है यहां पर पारिस्थितिकी तंत्र पर भी ऋणात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। इसके बाद यहां पर जो है मानव तस्करी, आतंकवाद, समुद्री डकैती, ठीक है ना, नारकोटिक्स तस्करी, इस तरीके के भी मुद्दों पर वहां पर टेंशन बनी रहती है। अब यहां पर वे फॉरवर्ड क्या है, तो सीधी बात है कि सभी देशों को एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग और समन्वय जो है उसके साथ वहां पर चलना चाहिए, और एक दूसरे देशों की जैसे परस्पर देशों को एक दूसरे के साथ उनकी संप्रभुता का भी पूरा सम्मान करना चाहिए, और तटों पर रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन में सुधार किया जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नया मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए यहाँ पर, ताकि कोऑर्डिनेशन को बनाए रखा जाए, जो भी आपके मैरीटाइम इश्यूज हैं ट्रांस बाउंड्री नेचर के हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर पॉल्यूशन को प्रिवेंट और मैनेज करने की आवश्यकता है, स्पेशली एग्रीकल्चरल वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट को, है ना, जैसे कि आपका ऑयल स्पिल वगैरह होता है ना, तो उसको भी की आवश्यकता है। और यहां पर साइंटिफिक रिसर्च पर भी समन्वय और सहयोग की आवश्यकता है, ताकि जो क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव इंपैक्ट है उनको हम वहां पर काउंटर कर सके। इसके बाद यहां पर ह्यूमैनिटेरियन जो आपका मानवतावाद से संदर्भित जो व्यवहार है उसको अपनाना चाहिए फिशरमैन
फिशरमैनों के लिए जो आपकी वहां पर कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। इसके बाद कोरल रीफ्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो बिल्कुल रेपिटेशन है इस टॉपिक का, हमने अभी हाल ही में इसको चर्चा किया था। तो यहां पर फिर बता रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर जो है कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो सीधी बात समझिए कि ये आपका एक कैसा है, इनवर्टिब्रेट एनिमल है, ठीक है ना। ये कलरफुल होता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है, ये सिंगल सेल्ड अलगी है जिसको जूज़ैंथेले बोला जाता है। तो एक उसको रहने के लिए आवास प्रोवाइड करा देता है और एक दूसरा जो है आपका वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से वो क्या करता है, उनको खाना प्रोवाइड करता है। अब जब जो आपका पिगमेंटेशन है, जब वो मृत हो जाते हैं, जो आपके पॉलिप्स है ना, जब वो मृत हो जाएंगे तो जो पिगमेंटेशन कलर है उसका हट जाएगा, कलर हट जाएगा तो उसी को बोलते हैं ब्लीच, है ना। जैसे बोलते हैं ना ब्लीच, तो कॉस्मेटिक्स वगैरह में सुना होगा आप लोगों ने। तो वैसे वहां पर कलर जब पिगमेंटेशन हट जाता है तो उसी को बोलते हैं क्या, कि कोरल ब्लीचिंग हो गई। सीधी बात समझिएगा कि ये जो आपके कोरल्स के जीवित रहने के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो बहुत बैलेंस होनी चाहिए, ना तो बिल्कुल फ्रेश वाटर ना तो सॉल्टी वाटर, ठीक है ना। वहां पर बहुत ज्यादा जो है आपका जो है इस तरीके का टेम्परेचर ना बहुत कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। मेनली ये ट्रॉपिकल रीजन में पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। यहां पर दो प्रकार के जो होते हैं वो ये जो है आपके दो प्रकार के होते हैं कोरल से, एक हार्ड कोरल होता है, एक सॉफ्ट कोरल होता है। हार्ड कोरल को जो है वो बोला जाता है हर्मेट टिपिक बोला जाता है, और या रीफ बिल्डिंग कोरल्स भी बोला जाता है। ये आपके एक्सट्रैक्ट करते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, सी वाटर में, जो आपका बिल्ड करता है हार्ड व्हाइट कोरल, जो आपका एक्सोस्केलेटन्स होता है उसी से वो बनता है आपका, ठीक। सॉफ्ट जो कोरल पॉलिप्स है उनका जो अपीयरेंस है वो आपका कहां से होता है, प्लांट से होता है, ठीक है ना। और ये जो है आपके ये भी स्केलेटन से हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, काफी सारे समय लग जाता है उसमें, वर्षों लग जाते हैं, ठीक है ना। और मल्टीप्लाइंग होते रहते हैं वहां पर, स्ट्रक्चर ग्रेजुअली जो है वो आपके बढ़ते रहते हैं, ठीक है। और ये लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है प्लैनेट में, ठीक है। और इसको रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है ओशियन का। इसकी बायोडाइवर्सिटी जो आपकी प्रोडक्टिविटी वो बहुत ज्यादा होती है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, तो सीधी बात है कि एक तो आप एनवायरमेंट के संदर्भ में ले लेंगे, बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में ले लेंगे, दूसरी चीज ये इंडिकेटर स्पीसीज है ना, कि अगर कहीं पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है तो वहां पर आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हम लोगों ने अपने घर से अनुपचारित जो आपका अपशिष्ट है वो बहा दिया, दे दिया, अब नाली में बह के गया वो, तो कहीं ना कहीं किसी वाटर बॉडी में मिल रहा है वो। अब वाटर बॉडी में गया तो उसमें नाइट्रोजन वगैरह होता है, तो प्रोटीन वगैरह अगर वाटर बॉडी में बढ़ जाता है तो इस तरीके के जो जीव है इनकी संख्या बढ़ जाएगी। अब जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो वहां पर जो बायोलॉजिकल डिमांड है ऑक्सीजन की वो बढ़ जाएगी, तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट हो गई। तो उससे वहां पर क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ गया, ये पता चलेगा हमें, ठीक है ना। इसको आप क्या बोलते हैं, एल्गल बूम बोलते हैं, शैवाल प्रस्फुटन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां पर समस्या क्या हो जाएगी, वहां पर बन जाएगी। अब ये समझिएगा इसका महत्व क्या है, कि समुद्र में जो वनस्पतियां हैं, जीवों का आवास है, उनको ये समर्थन करते हैं, और पारिस्थितिकी तंत्र जो समुद्र से संदर्भित है उसमें एक की रोल जो है वो निभाते हैं। और जो समुद्री जैव विविधता है उसमें 25% से अधिक जो है वो उस बायोडाइवर्सिटी का समर्थन करते हैं। जलवायविक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर ये वहां पर इंडिकेटर स्पीसीज का काम कर रहे हैं तो दीर्घकालिक जो रिकॉर्ड किया जाता है क्लाइमेट चेंज, तो उसके अंतर्गत इनको भी वहां पर इनके बारे में जो है जो भी जानकारी होती है उसके संदर्भ में निष्कर्ष निकाला जाता है। तो जो मौसम के संदर्भ में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसके बारे में हमारे ज्ञान को, ये आपके ज्ञान के संवर्धन में भी सहायक है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो अगर कोविड के पहले का टाइम देखा जाए तो उस समय पे अगर आप देखेंगे तो उसकी जो उपलब्धता थी वो वहां पर पर्यटन के माध्यम से भी जो है वहां पर क्या होता था, नेगेटिव इंपैक्ट तो पड़ता है लेकिन उससे इकोनॉमिक गेन भी होता है। आप समझिएगा कि अगर ईयरली देखा जाए तो वहां पर $4.6 बिलियन ये वहां पर जनरेट करता था, और गोताखोर और गाइड जो होते हैं उनसे अगर उनकी संख्या देखें तो 60,000 से अधिक लोगों को ये वहां पर रोजगार भी प्रदान करता था। उसके अलावा आप देखेंगे तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्टॉर्म वेव से। अब ये आपके जनरेट करता है $2.7 ट्रिलियन एनुअल इकोनॉमिक वैल्यू, किस संदर्भ में, गुड्स और सर्विस ट्रेड और टूरिज्म के माध्यम से। कोरल्स की बात करें इंडिया में तो कहां कहां प्रेजेंट है, तो आप मैप में देखेंगे तो कोस्टल एरियाज में देखेंगे गल्फ ऑफ कच्छ है आपका, गल्फ ऑफ मन्नार है आपका, अंडमान निकोबार है आपका, और लक्षद्वीप आइलैंड है आपका। तो फेवरेबल कंडीशन कैसी होती है, तो बिल्कुल बैलेंस्ड क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है। इसमें टेंपरेचर की बात करें तो ट्रॉपिकल 18 टू 21 डिग्री सेल्सियस, सैलिनिटी की बात करें तो 32 टू 42 पार्ट्स पर 1000 होता है इसमें। और अगर इनको बात करें कि इनको लाइट कितनी चाहिए, ठीक है ना, तो इनको लाइट की आवश्यकता है इसलिए क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये वहां पर क्या बनाते हैं, वहां पर बनाते हैं अपना भोजन। तो 5 से 10 मीटर से ज्यादा गहराई में ये नहीं होने चाहिए। प्रवाल विरंजन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर वहां पर किसी तरीके से टेंपरेचर, लाइट, न्यूट्रिएंट्स, पॉल्यूशन, सैलिनिटी, इन सब का अगर जो बैलेंस है वो अगर वहां पर बिगड़ता है तो जूज़ैंथेले जो है वो आपका क्या हो जाता है, जूज़ैंथेले जो है, जो एल्गी आपका जो फूड प्रोड्यूस करता है, जो उसके अंदर रहता है ना, कोरल पॉलिप जो है आपका, तो वो क्या हो जाएगा, वो
आपका उसमें बदलाव हो जाएगा और व्हाइट हो जाएगा, उसमें से जो रंग है, जो रंग ग्रंथि है वो नष्ट हो जाती है, तो उसी को ब्लीचिंग बोलते हैं और इसी फिनोमिना को कोरल ब्लीचिंग बोला जाता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तभी तो रंग ग्रंथि खत्म हो जाती है और व्हाइट दिखने लग जाता है, जिसको हम कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। अब प्रवाल विरंजन के मुख्य कारण क्या है, तो सबसे पहले एसएसटी का बढ़ना, मतलब सी सरफेस टेम्परेचर जो है, सी वाटर जो सी सरफेस टेम्परेचर है उसमें राइज हो जाए, क्लाइमेट चेंज का सीधा सीधा इंपैक्ट है ना, वहां पर कोल्ड जो आपकी ओशियनिक करंट होती है, वार्म ओशियनिक करंट, उसका भी वो एक रीजन है। उसके अलावा डीप वाटर ट्रॉलिंग हो गया, जिसके अंतर्गत फिशिंग नेट वगैरह का यूज किया जाता है सी बॉटम तक, उससे भी इन पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद सैलिनिटी तो है ही है, और ह्यूमन एक्टिविटी का तो सीधा प्रभाव होता ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पर सागर परिक्रमा, तो सीधी बात है जो मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन जो है आपका पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, इसने भारत सरकार जो आपका सेलिब्रेट कर रही है 75वां आजादी का अमृत महोत्सव, उसके अवसर पर सागर परिक्रमा कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है। सीधी बात है अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम है, जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं जो कोस्टल रीजन में रहते हैं, तो उनको यह बताना कि आपके लिए कौन सी योजनाएं यहां पर लाई गई है, जिसके द्वारा आपकी आजीविका बढ़ सकती है, आपके जीवन स्तर पर सुधार हो सकता है, और उनको आजीविका के सतत अवसर जो है उपलब्ध कराने के लिए कौन कौन से आयाम सरकार अपना रही है, ठीक है। तो इसमें जो है पूरे के पूरे जो आपके तटीय राज्य है या जो यूटीज है उनको कवर करते हुए जो भी आपके समुद्री मार्ग है उनको पूरा फुल कवरेज किया जा रहा है। गुजरात में सागर परिक्रमा का चरण 1 जो है आयोजित किया गया 5 मार्च 2022 को मांडवी से शुरू होकर 6 मार्च 2022 को गुजरात में पोरबंदर में समाप्त हुआ। इसको जो है क्रमिक रूप से स्टेज वाइज जो है इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इस तरीके की जो परिकल्पना की जा रही है। और इसमें किया क्या जा रहा है मेनली, तो जो भी फिशरमैन है, फिशर कम्युनिटी है, और भी जो आपके स्टेक होल्डर्स है जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, तो उनके बीच में अवेयरनेस फैलाना कि आपके बेनिफिट के लिए सरकार क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, सीधी बात है इंटरेक्शन, वहां पर इंटरेक्शन करना, अन्योन्य क्रिया करना, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, फिशरमैन है, कोस्टल कम्युनिटी है, स्टेक होल्डर्स जो भी हैं आपके, तो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि फिशरीज से रिलेटेड क्या स्कीम है, क्या प्रोग्राम है जो इंप्लीमेंट कर रही है गवर्नमेंट, तो ताकि उन योजनाओं का वो लाभ ले सके। इसके बाद आप देखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत की जो भावना है, एकता और अखंडता की, है ना, तो उसके अंतर्गत अखंड भारत की जो है आपकी परिकल्पना, उसको मूर्त रूप प्रदान करना। तो यहां पर भी जो मछुआरे हैं, मछली किसान हैं जो आपके, और उससे रिलेटेड जो भी हितधारक है, उनके बीच में एकता और अखंडता, एकजुटता को प्रदर्शित करना। इसके बाद प्रमोट करना रिस्पॉन्सिबल फिशरीज को, ताकि फूड सिक्योरिटी को जो है वहां पर इंश्योर किया जा सके, और साथ ही जो समुद्री मत्स्य की संसाधन है उनका तार्किक उपभोग करके वहां पर, और उसका मैनर कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए, है ना, और जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में देखें तो वो इको फ्रेंडली भी होना चाहिए। इसके बाद प्रोटेक्शन करना है मरीन इकोसिस्टम का, ये तो है ही है उसमें। उसके बाद यहां पर कई सारी जो आपकी योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसके माध्यम से फूड प्रोसेसिंग जैसे होता है वैसे यहाँ पर प्रोसेसिंग के लिए है, तो उसके द्वारा उनको जो आर्थिक उत्थान की, मतलब इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की भी सुविधा प्रदान करना है। तो बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ताकि ये भी प्राइमरी सेक्टर में आएंगे तो इनकी इनकम जो है बढ़ाई जा सके, इनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सके, और अल्टीमेटली जो राज्य का कर्तव्य होता है देश का कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना, उसको मूर्त रूप प्रदान किया जा सके, जो आपकी उद्देशिका और डीपीएसपी में परिलक्षित होता है, ठीक है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे, और जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। सबसे पहला जो एमसीक्यू है यहां पर वो आपका सिस्मिक प्राइमरी वेव से रिलेटेड है। इसके बारे में स्टेटमेंट है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ये कि ये सबसे फास्टेस्ट है, सबसे तेज है आपकी सिस्मिक वेव से, है ना, भूकंपीय तरंगों में, बिल्कुल ठीक है। पीएसएल, है ना, आपने सुना होगा, ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक जो है आपकी, और ये आपकी जो एल वेव्स होती है, लव और जो रिले जो आपकी वेव्स होती है ना, जो सबसे खतरनाक होती है। तो प्राइमरी वेव्स के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये सबसे फास्टेस्ट होती है। दूसरी बात यहां पर लिखा गया, पहला स्टेटमेंट सही है कि रिलेटिवली इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है, और ये लीस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है जहां पर अर्थक्वेक वगैरह आता है, ठीक है ना। दूसरा बिल्कुल ठीक है। और तीसरा जो है इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोला जाता है, और चौथा ये जो है कि ये ट्रैवल करती सारे मीडियम्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। भूकंपीय तरंगों का जो है अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है, ये किस तरीके से अलग अलग मीडियम में अपने गुणों को प्रदर्शित करती है, तो एक कंपैरेटिव आंसर लिख के आप लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से बताइएगा। ज्योग्राफी का कोर पार्ट है पेपर 1 का, तो इसके सारे स्टेटमेंट ट्रू है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, जिसमें भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला ये कि स्टैच्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कि ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो एडवाइस करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एनिमल वेलफेयर लॉस के संदर्भ में, और प्रमोट करती है एनिमल वेलफेयर को कंट्री के संदर्भ में, तो बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट भी। तीसरा ये कि इसको स्टैब्लिश किया गया था 1962 में अंडर सेक्शन 4, जो आपका 1960 का एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ
क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। बिल्कुल ठीक है आपका ये स्टेटमेंट भी। और लास्ट जो स्टेटमेंट है कि इस बोर्ड में जो मेंबर्स है 28 मेंबर्स होते हैं जो सर्व करते हैं 3 साल के लिए। तो चारों के चारों स्टेटमेंट सही है और पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो भैया इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि चारों स्टेटमेंट सही है और पूछा गलत जा रहा है। तो इसका आंसर आपका सी है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।